हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 2 का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जो कि कविता पाठ है, जिसका शीर्षक है थोड़ी धरती पाँव। इस कविता की कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने इस कविता को लिखा है। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता के कवि हैं। इन्होंने इस कविता को लिखा है जिसका शीर्षक है थोड़ी धरती पाँव। यह आपका पाठ्य पुस्तक में 5वां पाठ है, जो कविता पाठ है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या अनुरोध किया है, किस तरह की विनती उन्होंने की है, किस तरह के बारे में जानकारी उन्होंने इस कविता में दी है, वो सब आज हम इस कविता के माध्यम से चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय जानते हैं। जीवन परिचय जानने से पहले एक और बात, आपको जरूरी बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए, ये पाठ हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं। ये पाठ हमने इससे पहले अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पढ़ा था, और आपको उस पाठ को एक वीडियो भी दिया था, और उसका एक वर्कशीट भी मैंने आपको दी थी उस पाठ से, इस कविता से जुड़ी अप्रैल में। तो उस वर्कशीट को कुछ बच्चों ने मेरे मेल आईडी पर भेजा है, कुछ बच्चों ने, परंतु बहुत से बच्चों ने अभी तक उस वर्कशीट को पूर्ण नहीं किया है। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है, विनती है, प्लीज उस वर्कशीट को पूरा करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उस वर्कशीट को पूरा करके मेरे मेल आईडी पर जल्द से जल्द भेज दीजिए। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आप इंटर ऐप पर जाइए, कैंपस ऐप पर, वहां पे आपको वर्कशीट मिलेगी। और जिन बच्चों ने भेजा है उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस संदेश को, इस मैसेज को ध्यान से सुनिए और सुनकर इस कविता को पढ़कर उस वर्कशीट को पूरा करके भेज दीजिए, ठीक है। तो आइए हम पहले जानते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। उन्होंने किस तरह का वर्णन इस कविता में किया है, क्या क्या, कौन कौन सी बातें, उनके बारे में हम जानते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में। ये है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जो करियर है, इनका जो कार्यक्षेत्र है, वो है 1927 को इनका जन्म हुआ, 1983 को इनका मृत्यु हुआ। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो कविता लिखी है, कविता का नाम है थोड़ी धरती पाँव। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ। बस्ती उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद से उन्होंने बीए की और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में वो मूलतः कवि और साहित्यकार थे। उन्होंने दीनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रिका के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास, देखिए बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, सर्वेश्वर की बात है। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, बाल साहित्य के बारे में बता रहे हैं, जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। तो बाल साहित्य को खास तौर से ध्यान देते थे। तो उस देश का उज्जवल भविष्य, आने वाला भविष्य जो है वो नहीं रह सकता। अतः वे 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। जन्म हुआ 15 सितंबर 1927 और 24 सितंबर 1983 को उनका निधन हुआ, देहांत हुआ, तो नई दिल्ली में। आइए उनके बारे में हम, उनका जो रचनाएं हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा, उसके बारे में हम जानते हैं।
रचनाएं, कवि सर्वेश्वर दयाल की रचनाएं देखिए। काव्य, तीसरा शतक, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, ये उनकी प्रमुख काव्य संग्रह कविताएं। कथा साहित्य में पागल कुत्तों का मसीहा, ये उनका लघु उपन्यास था, और सोया हुआ जल, ये लघु उपन्यास, और उड़े हुए रंग, ये उनकी कथा साहित्य में से मौजूद है। नाटक, बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये उनके नाटक, प्रसिद्ध नाटक हैं। और फिर पुरस्कार और सम्मान उन्हें क्या क्या मिले देखिए। कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से भी उन्हें विभूषित किया गया, उन्हें पुरस्कार दिए गए। तो ऐसे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय अभी हमने जाना, और उन्होंने जो कविता लिखी है, कविता का नाम है थोड़ी धरती पाऊं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए। आपसे ये विनती है कि आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, ताकि जो हम कविता पढ़ रहे हैं उसमें से अगर एक आध शब्द अगर समझ में नहीं आता है आपको, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, टेक्स्ट बुक में से आपको कविता पढ़नी है, कविता को ध्यान से सुनना है, किस तरह का वर्णन कविता में किया गया है वो हम इस में जानने वाले हैं। ठीक है, तो कविता का सारांश यूं है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रस्तुत कविता थोड़ी धरती पाऊं, इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सभी लोगों से अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का अनुरोध किया है। जो प्रकृति का संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का अनुरोध उन्होंने इस कविता में किया है। साथ ही पेड़ों के कटने से हो रहे असंतुलन, प्रकृति में के जो पेड़ कट रहे हैं उसके कारण प्रकृति का होने वाला असंतुलन, बिगाड़ और प्रदूषण की ध्यान आकर्षित उन्होंने इस कविता में किया है। और साथ ही उन्होंने इस कविता में पेड़ पौधों की उपयोगिता, मानवीय जीवन के लिए या प्रकृति में पेड़ पौधों की क्या उपयोगिता है उसका विवरण कवि ने इस कविता में किया है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, हमें उन्हें पेड़ पौधों लगाने का अनुरोध किया है, और पेड़ पौधे कटने से असंतुलन कैसे हो रहा है वो भी किया है, और उपयोगिता क्या है। ये तीन मुख्य बातें इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बताई है। ठीक है, तो अब हम कविता को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर कविता का एक एक स्टांजा से उसका स्पष्टीकरण करेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, मैं कविता को पढ़ रहा हूं, किस तरह से कविता पढ़नी चाहिए उसका अभ्यास आपको घर पे करना है। ठीक है, तो कविता को ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में देखिए, पेज नंबर 23 पर निकाला सभी ने? वेरी गुड। सुनिए, देखिए कविता में आपका आंख कविता में कान मेरे वीडियो की तरफ आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बार कविता हम पूरी पढ़ लेते हैं, बाद में फिर एक एक स्टांजा से उसका स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, तो कविता यूं है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा हो सके लगाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि आगे बताते हैं, आगे कह रहे हैं, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों में दहक रही हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों से दहक रही हो। अगले पन्ने पे अगले पेज पे कवि बता रहे हैं, कहते हैं हो सकता है कहीं शांत चौपाई, हो सकता है कहीं शांत चौपाई घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही कभी मत इस
कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। देखो कवि कह रहे हैं पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। और फिर अंत में कवि बताते हैं पेड़ों बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं, नहीं समझते हो जो दुष्कर्मों का फल चखते हैं। अंत के स्टांजा में कोई बताते हैं आज सभ्यता वहशी बन, आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। ऐसा कवि इस तरह से कविता, सुंदर सी कविता, बहुत ही जरूरी संदेश कविता में से कवि ने हमें दिया है जो आजकल हो रहा है हमारे प्रकृति के साथ। प्रकृति का संरक्षण जरूरी है, नेचर का संरक्षण जरूरी है, इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं। तो कविता का उद्देश्य इस पाठ्यक्रम में हमारे पाठ्यपुस्तक रखने का यही है कि आप ये कविता को समझिए, समझकर दूसरे लोगों को इसका महत्व बताइए। प्रकृति में पेड़ों का महत्व आप दूसरों को समझाना चाहिए। आप खुद समझकर आप तो उसका पालन करेंगे और दूसरों को भी समझाना ये आपका काम है, तो यही उद्देश्य इसका है। तो पहले स्टांजा में देखिए कवि कहते हैं, पहले कुछ शुरुआत की पंक्तियों में कह रहे हैं बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा हो सके लगाऊं। कवि बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मुझे अगर मेरे पास थोड़ी धरती होती, जमीन होती, तो उस जमीन का इस्तेमाल मैं बाग बगीचा लगाने में करता। अगर कवि के पास थोड़ी धरती होती तो उस धरती का इस्तेमाल बाग बगीचा लगाने में करने के लिए कह रहे हैं शुरुआत के पंक्तियों में। फिर आगे कहते हैं उस बगीचे में खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। जो बगीचा मैं लगाना चाहता हूँ उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, उस बगीचे में चिड़िया आएंगी, चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। जो बगीचा मैं लगाना चाहता हूँ वो बगीचे में प्यारे प्यारे फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे, चिड़िया आएगी, चिड़िया चहचहाएगी, बोलेगी और प्यारी खुशबू डोलेगी। ऐसे कवि का यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और आगे कहते हैं ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। उस बगीचे के बाजू में जो जलाशय, जलाशय का अर्थ है तालाब, झील, उस झील से, उस तालाब से ठंडी ठंडी हवा आकर अपना अंग भिगोले। देखिए जब गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा अगर हमारे अंग को लगती है कितना सुकून महसूस होता है। तो यही कवि यहाँ पे उसका वर्णन कर रहे हैं कि उस जलाशय से ताजी ताजी अगर हवा आकर हमारे अंग को छुएगी तो उससे सुंदर सा महसूस होगा। ये कवि यहाँ पे दूसरे स्टांजा में बता रहे हैं। कवि आगे कहते हैं लेकिन क्या हो रहा है, देखिए कवि के पास धरती नहीं है, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। कवि के पास जमीन नहीं है लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन अफसोस है मेरे पास 1 इंच भी धरती नहीं है बगीचा लगाने की। अगर बगीचा धरती होती, जमीन होती तो मैं बाग बगीचा लगाता। ऐसा कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। तो ये अफसोस कवि यहाँ बता रहे हैं कि मेरे पास जमीन नहीं है और एक पेड़ भी ऐसा नहीं है जो मुझे अपना कहे, मेरा भाई मुझे भाई कहे, क्योंकि मेरे पास पेड़ लगाने की धरती नहीं है। ऐसा कवि यहाँ पे अफसोस जता रहे हैं। और आप आगे कहते हैं हो सकता है छोटी सी, देखिए हो सकता है पास तुम्हारे, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कभी हमें बता रहे हैं कवि के पास तो नहीं है, हमारे पास अगर धरती है, जमीन है तो उसका कैसे उपयोग करना चाहिए वो बता रहे हैं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। तो उस धरती का इस्तेमाल इसलिए करो, बाग बगीचा लगाओ, उस
उस बगीचे में फूलों से फलों से लदे हुए उस धरती को आप पाओ, अपनी धरती को फूलों से फलों से लदे हुए उसे बनाओ, बगीचा लगाओ। ऐसा कवि कह रहे हैं। पेड़ लगाओ, भरपूर पेड़ लगाओ। पेड़ों से क्या होता है, जो प्रदूषण है वो कम होगा, हवा खिलखिलाती रहेगी और सुंदर वातावरण रहेगा। तो कवि का यही उद्देश्य है कि अगर आप हमारे पास धरती है, कवि हमें संदेश दे रहे हैं, तो उसका उपयोग पेड़ लगाने में करो, बगीचे लगाने में करो। बगीचों में फूल फलों से लदे बगीचे होने चाहिए, ऐसे कवि बता रहे हैं। और फिर कवि आगे कहते हैं, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो। यू नो क्यारी, क्यारी किसे कहते हैं पता है? क्यारी उसे कहते हैं जो बगीचे में एक लाइन में जो पौधे हम लगाते हैं एक कतार में, उसे कहा जाता है क्यारी। कह रहे हैं हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, महक है खुशबू, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो अगर आपके पास जमीन है तो आप उस जमीन का इस्तेमाल क्यारी लगाने में कीजिए और खेती में फसलें उगाने में कीजिए। ऐसी धरती का उपयोग आप कर सकते हैं। कवि के पास ये अफसोस है कि वो उनके पास धरती नहीं है, पर यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि आपके पास धरती है तो उसका उपयोग बगीचा लगाने में, पेड़ लगाने में, फसल उगाने में जो फसलों से दहक रही हो। दहक रही का अर्थ है कि वो आग की लपेटे में वो फसलें उग रही हो। ये कवि का उद्देश्य यहाँ पे कहने का यही है। तो हमें कवि बता रहे हैं कि हमारे पास अगर धरती है तो उसका उपयोग इस तरह से हमें करना है। अगले पृष्ठ पर आइए, कवि कहते हैं, अगले स्टांजा में कवि कहते हैं, हो सकता है कहीं शांत चौपाए झूम रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाए, चौपाए का अर्थ है झूले, झूम रहे हो, झूले जो हम झूलते हैं वो घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में, आंगन में, सहन का अर्थ है आंगन में पक्षी झूम रहे हो। अगर हम उस धरती का उपयोग बगीचा लगाने में, पेड़ लगाने में करेंगे तो उस पेड़ों को हम झूला झूलने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कहीं सहन में, आंगन में पक्षी आएंगे अगर आंगन में हम पेड़ लगाएंगे तो। ऐसा कभी हमें यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि हमें अगर धरती है तो इसका उपयोग इस तरह से करना चाहिए। कवि के पास धरती नहीं है, उसका अफसोस जता रहा है, इसीलिए कविता का नाम दिया थोड़ी धरती पाऊं। तो कवि के पास नहीं है पर हमारे पास अगर है तो ये उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए ये कवि हमें बता रहे हैं। तो फिर आगे कवि क्या कहते हैं, किस तरह की विनती वो हमें करते हैं, पेड़ों से हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का दुष्परिणाम होता है, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम यहीं तक ये कविता पढ़ते हैं। अगली जो कविता है तो विनती है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और अगला जो कविता का भाग है अगले वीडियो में हम जानेंगे। आज यहीं तक ठीक है। जितना आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है आप घर पर उसे ध्यान से पढ़िए, एक बार फिर से कविता को पढ़िए जिस तरह से मैंने पूरी कविता पढ़ी है और पढ़ने का अभ्यास कीजिए, कविता को समझिए और समझकर उसके अंदर जो नए शब्द आए हैं, उन जो शब्द आपके लिए नए हैं, जिनका अर्थ आपको नहीं पता, जो कठिन है, उन शब्दों को आप अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो यही हम रुकते हैं। धन्यवाद।